अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के हवाले से, और आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कौन कौन से ग़िज़ाएँ हैं जो देनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो मिनरल्स हैं, फ़ैट्स हैं, कौन से गुड फ़ैट्स हैं, कौन से बैड फ़ैट्स हैं, आज हम इनको भी डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से देनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए, बहुत चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप बच्चों को खाना देते हैं या कोई भी ग़िज़ा देते हैं तो उसको आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस तरीके का खाना खा रहा है। आजकल जिस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं, इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है पेरेंट्स की, बच्चों की, तो प्रॉपर हम लोग मील टाइम इंजॉय नहीं करते हैं, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, या तो हम गैजेट में मसरूफ़ होते हैं, या तो बच्चों को कहीं जाने की बहुत जल्दी होती तो वो अपना खाना जो है वो सैंडविचेस की, स्नैक्स की तौर पे लेकर बाहर जाके खाते हैं। हम लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं डाइनिंग टेबल पर। ये तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। फिर आपको देखना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है खाने पीने में। जब आप बच्चे को बचपन से ही एक अच्छी चीज़ों में अच्छी ग़िज़ाएँ देंगे, जैसे कि फ्रूट्स का इस्तेमाल है, वेजिटेबल का इस्तेमाल बचपन से ही करवाएंगे, तो वो बड़े होकर भी उसी को अपनाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे जिनसे हम ये तमाम चीज़ें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, 2 दिन से हम बात कर रहे हैं बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ ये ग़िज़ाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़हनी और जिस्मानी हवाले से हम आज भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ग़िज़ाओं को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि बच्चों में कितनी कैलोरीज़ रिक्वायर होती है? ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हमें देनी चाहिए जिससे कैलोरीज़ जो है वो कंप्लीट हो सकें? अच्छा, देखें, बात ये है कि जिस तरह हम बड़ों की कैलोरीज़ के हवाले से बात की कि कितनी ग़िज़ाइयत उनको जानी चाहिए, कितनी एनर्जी उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, तो 1800 से 2200 कैलोरीज़ होती हैं। अच्छा, सही। बच्चों में भी अमूमन 2000 कैलोरीज़ तक की कंजम्पशन होनी चाहिए है। बाज़ औक़ात ये तो एक बेस लाइन है, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि बच्चे अगर माशाल्लाह फ़िज़िकली एक्टिव हैं, वो कहते हैं ना बच्चों को खाना जल्दी हज़म होता है, भाग दौड़ करते हैं। अगर वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रखें जिसका हम अभी पिछले 2 दिन से ज़िक्र कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि फिर बच्चे 100-3000 तक भी पहुंचती है, इवन इससे ओके। भी ज़्यादा। ये डिपेंड भी करता है हाइट स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी, बच्चों के इंडिविजुअल्स पे भी वेरी करती है ये चीज़। लेकिन मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ कि टीनेजर्स यानी 10 इयर्स एंड ऑनवर्ड में अमूमन जो है वो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही बिल्कुल। होती है। कहते हैं ना ग्रोइंग एज है, ज़्यादा खाना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो पॉइंट सिर्फ ही आता है कि जो कि हमने बार बार अक्सर बल्कि अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया, इस हवाले से भी ख़ास तौर पे ये बात करी कि बच्चों में हम जंक फूड्स को अप्रिशिएट ना करें। ये चीज़ बार बार कहते ज़रूर हैं, लेकिन अमूमन इस पर अमल होता नहीं है। जंक फूड के साथ साथ जो आपके फ़ास्ट फूड्स हैं उसका इस्तेमाल, बेवरेजेस का इस्तेमाल जो है, मैं कल स्टडीज़ पढ़ रहा था, एक इंटरनेशनल स्टडी के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि आप 10 साल से कम उम्र के अंदर बच्चों में बिल्कुल अप्रिशिएट ना करें सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब हमारे यहाँ जो है वो 10 साल तो छोड़ें, मतलब 1 साल का बच्चा जो है वो भी सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसको अप्रिशिएट की जा रही होती है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह। जब हम बात करते हैं कैल्शियम डिप्लीशन की, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज़ की, इन एजेस में जिसमें कभी भी ज़रूरत पेश आनी ही नहीं चाहिए है कैल्शियम विटामिन डी की कमी की, तो वहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कल डॉक्टर साहब ने बात की थी, डॉक्टर आतिफ ने, कि भाई आप जी। एक तो एक्सपोजर सनलाइट का अच्छा रखते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे लाजमी, आप बाहर अगर बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सनलाइट एक्सपोजर होता है उससे विटामिन डी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। इसके साथ साथ जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, जो कि अप्रिशिएट भी किया जा रहा होता है माजरत से, बहुत सारी फैमिलीज़ में इसको बहुत फ़ख्रिया होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो तो या तो ये टिन पीते हैं या वगैरह एक्स वाई जी। जी। ये कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन सी डिप्लीशन करते हैं बॉडी के अंदर। इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि एक हद तक कभी आपने, कहते हैं ना, ओकेजनली तो पी लिया समझ में आता है, लेकिन इसको एज अ रूटीन जब आप बनाएंगे, बिल्कुल। तो एक तो ये है कि जैसे आप कहते हैं कि वो गैसेस हो रही हैं और पेट फूल रहा है, आपकी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो भी एक्सपैंड होने लगती हैं, गैर ज़रूरी तौर पे गैसेस प्रोडक्शन बढ़ती है इन चीज़ों से। एक बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं कैलोरीज़ की, तो कैलोरीज़ उस वक्त मिलेंगी जब आप न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे। अच्छा, न्यूट्रिशियस डाइट के अंदर भी कौन सी, जो कि प्योर सोर्सेज से आ रही हैं। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, बहुत, अब कहते हैं ना कि अब इस उम्र में आके, हम जैसी उम्र में आके तो शायद फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते या वो शौक़ से नहीं खाए जा रहे होते,
लेकिन बच्चों में तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। उनको जो इससे मिनरल्स मिलेंगे, जो वाइटामिन्स मिलेंगे, जो बी कॉम्प्लेक्सेस, हम अक्सर, मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं पेरेंट्स की, और वो ये कंसर्न शो करते हैं कि कोई अच्छा सा सिरप बता दें, कोई अच्छा सा ऐसा जो है टॉनिक बता दें जो बच्चे को हम दें, क्योंकि बच्चा खा पी नहीं रहा है। सवाल ये आता है कि यहाँ तक नौबत क्यों आए? अभी 2 साल का बच्चा है या 3-4 साल का बेबी है, ऐसी सूरत में इसको क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हम मल्टीविटामिन्स की सप्लीमेंट्स देनी पड़ जाएँ, जो प्योर सोर्सेज हैं, जो अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं। कोई भी सस्पेंशन, कोई भी सिरप या कोई भी टॉनिक जो है वो उस तरह एब्जॉर्ब नहीं होता नाज़मीन, कि जिस तरीके बिल्कुल। से फ्रूट्स जो हैं वो आप यानी जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल। जितने अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही कहें डॉक्टर साहब। अगर हम बात की जाए तो आजकल बच्चे जो है वो माइंडलेस ईटिंग करते हैं, जैसे कि गैजेट्स पे बैठे हुए हैं, टीवी के आगे बैठे हुए हैं, और जितना उनको पता ही नहीं लग रहा होता कि वो क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हो, कितना खा रहे हैं। तो उस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, ये बिल्कुल वो वाली बात है कि बिहेवियर, एक डेवलपमेंटल बिहेवियर जो है बच्चों के अंदर खाने के हवाले से, कल भी डॉक्टर साहब ने बात जी। की, और स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ की है कि बच्चे एज इट इज़ फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को, कि जो एग्जैक्टली। पेरेंट्स में घर में रिवाज होता है खाने पीने का। अब बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल यूँ समझ लें कि जो हमारी ईस्ट फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें फिर आपके चाइना भी आ जाता है, इवन जापान है, और बहुत सारे ऐसे जी। कंट्रीज जहाँ पर ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं कि हम शायद वो इस तरीके से नहीं खा बिल्कुल। सकते। ठीक है, वो बॉइल्ड फॉर्म में खाते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो उनकी बहुत अच्छी होती हैं। अब जो एशियंस खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं, हमारे यहाँ खाया जाता है, वो लोग नहीं खा सकते। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा वही चीज़ फॉलो करी। तो इसी तरीके से बच्चों में जब ये बच्चे 6 मंथ्स एंड ऑनवर्ड जब बड़े होना शुरू हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे साल के वक्त, जब ये सॉलिड फूड पर आते हैं, तो उस वक्त हम अगर इनका ट्रेंड ऐसा बना देंगे, इनका टेस्ट ऐसा डेवलप कर देंगे, तो ऐसी सूरत में फिर ये अप्रिशिएट करेंगे उस फूड को जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसी वक्त से ही, उस शुरू के टाइम से ही अगर बच्चों को उस टाइप की चीज़ों में लगा देंगे जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है, यानी ग़िज़ाइयत उसके अंदर अच्छी नहीं है, लेकिन फ्लेवरिंग बहुत है और अट्रैक्टिव है, वो चाहे वो पैकिंग वाइज हो या वैसे, तो बच्चे उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं, और आगे जाके फिर ये बहुत ज़्यादा, ये एक रूटीन और आदत बन जाती है। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैं बात कर रही हूँ। प्लीज़ बात कीजिए। जी डॉक्टर वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मेरी नवासी है, वो माशाल्लाह 2 साल की है, ठीक मगर है। वो जो पैदा हुई 2 महीने बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद तो पासी इंजेक्शन लगाया तो उसको झटके शुरू हो गए। ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल अभी ये माशाल्लाह 2 जड़वा देते हैं, एक माशाल्लाह चलती फिरती है, दूसरी अभी थोड़ी सी रनिंग करती है, और खड़ी भी नहीं हो सकती अच्छा और बातें भी नहीं करती अभी वो। अच्छा। हाँ जी, उसको काफ़ी झटके लगे। हर 2 दिन हॉस्पिटल में, 2 दिन घर में, तो जिसका यही आ गई है। माशाल्लाह अभी 2 साल की हो गई है ना, अभी वो अपने सहारे से खड़ी हो सकती है अच्छा, अभी ना, कोई वो मेडिसिन, चलती है, कोई बात बच्ची ही को नहीं कोई करती, मेडिसिन, छोटी-छोटी बातें करती है। जी, बच्ची को कोई मेडिसिन या कोई ऐसी सपोर्ट तो आप नहीं दे रहे या हैं? वो डॉक्टर ने मेडिसिन बताया थे, वो कीमो, एक झटके की दवाई, और 2 मुल्तान डॉक्टर से उन्होंने 3 दवाइयाँ दी थी, गोलियाँ, वो भी खा रही है, ठीक मगर है। उसको बिल्कुल फर्क ही नहीं आ रहा। मतलब वैसे वो ठीक हो रही है, मतलब वो खड़ी नहीं हो सकती अभी, ठीक हो गया। तो अब तो देखें, बातें भी नहीं करती। अच्छा, खाने पीने के हवाले से अगर मैं ये पूछूं, माशाल्लाह खाती सब कुछ है, ओके, अच्छा ये देखें, खाना पीना सब कुछ अच्छा है जी उसका, जी, अच्छा, मगर ये वो बैठ नहीं, वो जब इतनी सहारे से खड़ी नहीं होती। वैसे चीज़ पकड़ते खड़ी हो जाती है, ठीक है, मगर खुद अपने सहारे से खड़ी नहीं। माशाल्लाह 2 साल की हो गई है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो बात भी नहीं करती है। सही। ओके। देखें, अब जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आइडेंटिकल ट्विन्स होने के जी। बावजूद जो हैं वहाँ पर इतना वेरिएशन मिल रहा है कि एक बच्ची जो है वो माशाल्लाह चलना फिरना उसने बिल्कुल। शुरू कर दिया और एक में डिफरेंस आ रहा है। ये वो चीज़ है कि जहाँ एडेप्टेबिलिटीज़ की बात आती है, एक ही घर के अंदर, इवन ट्विन्स के अंदर भी आपको वेरी मिलता है, मतलब रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कहा कि अगर बच्चा खा पी भी सही रहा है और जिस्म को नहीं लग रहा, ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो जैसे मैंने कहा कि अटेंशन की, कि आप बच्चे को अटेंटिव ज़्यादा रखें, उस बच्चे को, और डेफिनेटली करते होंगे। इसके साथ साथ कुछ टेस्ट भी करवाएं, स्टूल डीआर ज़रूर करवाएं, पता करें। बाज़ औक़ात बच्चे जो है उसमें, अब जैसे पेट में अगर कीड़े होंगे छोटे, तो वो क्या होता है कि जो भी बच्चा ग़िज़ा जो भी खाता है, तो वो उसका इस्तेमाल जो है वो कीड़े कर जाते हैं, और फिर वो बॉडी को सही से नहीं लगता। तो इसकी वजह से वेट गेन भी नहीं होता, जो आपके वाइटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंसीज़ हैं वो होने लग जाती हैं।
तो एक टेस्ट करवा लें, प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस भी कर दूंगा इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो कौन सी ऐसी बेस्ट ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि वो पाउडर मिल्क तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कौन से ग़िज़ाएँ पेरेंट्स को देनी चाहिए, माँ को देनी चाहिए, जिससे आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद हो। लेकिन साथ ही साथ हम एक कॉलर भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? वालेकुम। जी मैं फारीना बात कर रही हूँ कराची से। जी फारीना, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मुझे ये पूछना है कि मेरा बेटा जो है जारियान वो 10 इयर्स का है जी जी, और उसकी हाइट जो है वो 124 है और वेट 21 है। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू एज नहीं है। माशाल्लाह फिजिकली एक्टिव है, मैं डॉक्टर से बहुत कंसर्न कर चुकी हूँ, यही कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव है तो कोई मसला नहीं है, ठीक लेकिन है। उसकी हाइट जो है वो एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही, यानी 10 साल का बच्चा है और 124 हाइट है तो बहुत कम है। जी, अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ये देखना होता है कि पेरेंट्स की हाइट कैसी है, आपकी और आपके हस्बैंड की हाइट कैसी है, फिर उनके फादर और आपके जो यानी बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स की मैं बात करूं, उनकी हाइट कैसी रही है। अमूमन बच्चा जो है वो इस कैटेगरी के अंदर ही लाई कर रहा होता है। बाज़ औक़ात जो है वो पेरेंट्स की यानी मदर की साइड से जो है वो अडेप्ट कर जाते हैं बच्चे बच्चियाँ, और कुछ जो है फादर एंड से, फादर की साइड से। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज मोस्टली ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल इनके अगर हम पूरी पेडिग्री चेक करें तो अगर फ़र्ज़ करें 5'7" या 5'8" मैक्सिमम किसी की हाइट रही है दोनों एंड से, तो फिर बच्चे की चांस ऐसा कम होता है कि बच्चा 6 हाइट पे जाए, बहुत कम होता है। अमूमन फिर वो इसी उसमें लाए कर रहे होते हैं मोस्टली। तो एक चीज़ तो ये देखने की ज़रूरत है कि आप इसमें परेशान नहीं हो, और अभी बहुत गुंजाइश है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट करें। उसके साथ साथ जैसे मैं कहता हूँ कि अक्सर घर में लोग एक पोल बार जो टाइप का होता है वो आप एक लगा लें, और उसके बाद बच्चों को लटकने के हवाले से कि उस पर जो है वो लटकें, जितनी देर बग़ैर थके हुए लटक सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट ना रखें कि खुदा ना खास्ता स्लिपिंग हो, लेकिन इतना कि उसको स्ट्रेचिंग हो। असल में होता क्या है, जॉइंट्स अभी बोन जो है डेवलप हो रही हैं, तो बोन्स डेवलप हो रही हैं, बोन्स में अभी बहुत गुंजाइश है। जो दोनों एंड्स कहलाते हैं, जो इसकी प्लेट्स कहलाती हैं, एपिफिजियल प्लेट्स कहलाती हैं, ये प्लेट्स में आहिस्ता आहिस्ता बोन फॉर्म हो रही होती है, बढ़ रही होती है। लेकिन अगर इसको रोक दिया जाए, यानी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को रोक देंगे, तो बोन फिर वहाँ पे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। तो अभी 18 ईयर्स तक हमारे पास बहुत अच्छी गुंजाइश होती है। इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करें। किसी मेडिसिन में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं आती कि इस तरह कोई हाइट बढ़ा दे। हाँ, अच्छी डाइट, जैसे अभी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप सुनिएगा प्रोग्राम में और देखिए भी कि जो डाइट्स रिकमेंड करते हैं कि उस तरीके से आप बच्चे को खिलाएं पिलाएं, इंशाल्लाह खुद हाइट बढ़ेगी। लेकिन जब एक्टिविटी बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल। इसकी बहरहाल आपकी कॉल का शुक्रिया। एक मैं नाज़मीन को एग्जांपल और देना चाहूँगा। आपने कभी वेट लिफ्टर्स को देखा हो तो अमूमन दे आर शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, लेकिन जो भी उछल कूद करने वाले हैं, ज़्यादातर बास्केट बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, हम एथलीट्स रनर्स की बात करते हैं, उनकी हाइट आपको अच्छी मिलती है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है, यानी अगर आप जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो मुस्तकिल कंप्रेसिव फेज के अंदर रहते हैं। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, जो जिम्नास्टिक्स होते हैं तो वो बहुत छोटी उम्र से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इतनी मोल्डिंग पावर बॉडी के अंदर है। सिर्फ ये हमारा काम है कि हम उसकी डायरेक्शन सेट कर लें। अगर जिनके भी कंसर्न्स हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं, ज़ाहिर बात है सबका दिल होता है कि भी बच्चों की हाइट अच्छी हो, इवन पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर हो, सीधी बात। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो शुरू से ही 8, 7, 8, 9 साल से ही उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जानी चाहिए कि जिसमें फिर स्ट्रेचिंग हो, बोन की स्ट्रेचिंग होगी, जगह बनेगी, वहाँ पर बोन सॉलिडिफाई होगी, फिर मज़ीद जगह बनेगी, इस तरीके से बोन बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर से पूछना ना, मेरा बच्चे तकरीबन 1-2 है, एक तो है 10 साल का, दूसरा है 8 साल का। जी जी, वो माशाल्लाह बिल्कुल तो ठीक है, 10 साल को मैंने दिखाया यहाँ पे, लेकिन उसका जो वेट नहीं बढ़ा, वो बिल्कुल स्लिम है मेरे बच्चे दोनों। अच्छा, स्लिम है, फिजिकली एक्टिव है? जी जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिव है। आप खुद जो हैं, आप फिजिकली कैसे हैं, स्लिम हैं या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हेल्दी हूँ, मेरा वजन भी बढ़ा हुआ है माशाल्लाह, ठीक हूँ। अब आप वजन कम करने का सोच रहे हैं? नहीं ऐसा बड़ा नहीं है, यानी आप एक्टिव, ठीक है। देखिए, एज के साथ याद रखें कि बच्चों में 10 साल 7 साल में, मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि बच्चियों में और बच्चों में बात जहन में रखें कि फ़िज़िकली अगर एक्टिव है, प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर फिज़िकली बच्चा एक्टिव है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो लीन थीन नज़र आता है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फिक्र में। और आप जो है वो बच्चे को, या तो दो ऑप्शन होते हैं, या आप ओवर ईटिंग करवाते हैं जिसकी वजह से फिर वो जब बढ़ना शुरू होता है तो फिर आप टेंशन में आते हैं कि जी 13-14 साल का बच्चा हो गया है और उसका वजन अब बहुत बढ़ गया, इसको कम कैसे किया अब जाए, डाइट पे जाओ, अब डाइट पे जाए। तो ठीक है। बेहतर ये है कि इसको बस फिजिकली, अगर फिजिकली खेल कूद भाग दौड़, हम अपने अगर अपने पिछली तस्वीरें देखते हैं आज उठा के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब आपको लीन थीन नजर आते हैं इस एज में। बिल्कुल। उसके बाद जाके फिर आप खुद ही हैरत कर रहे होते हो, बच्चों को अपने दिखा रहे हो तो कहते हैं ये आप थे। ये बात समझें। तो इस एज के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाना या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सेहत की निशानी नहीं है। सेहत की निशानी फिजिकली एक्टिव होना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कुछ ग़िज़ाएँ पूछी थी, साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का अपने बच्चों को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ आजकल आप जैसे जानते हैं कि इतनी बिजी लाइफ हो गई है बच्चों की, पेरेंट्स की, ना हम डिनर टाइम पे साथ होते हैं, ना ही हम बेड टाइम पे साथ होते हैं। तो आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? ग़िज़ाएँ तो हमने डिस्कस करनी ही है। बिल्कुल। अभी मैं बल्कि इस चीज़ को भी बता देता हूँ, वाज़ेह करता हूँ। इसके हवाले से मैं, आप अगर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, एक छोटा सा स्टेटमेंट चल रहा है, और बेसिकली वो स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन जर्नल ऑफ डाइटरी प्रैक्टिस से लिया गया है। इंटरनेशनली स्टडीज़ की गई और ये देखा गया कि बच्चे मोस्टली बच्चे जो हैं वो तमाम फॉलो करते हैं घर में खाने के ट्रेंड को, कि किस टाइप का खाना बन रहा है, और उसी हिसाब से, और जिस तरह पेरेंट्स खाते हैं बच्चे उसी तरह अडेप्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर पब्लिश हुई बात। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। अब पेरेंट्स का काम है कि किस तरीके से वो डायरेक्ट करें बच्चों को। बिल्कुल। मतलब मैं इसकी एग्जांपल यूँ दूँ कि बहुत सारे घरों में ऐसे भी हमें, वो कहते हैं ना, रफ एंड टफ होना, कि बच्चे जो मर्जी आए खाना है, खिलाया जा रहा है, मिर्च भी थोड़ी सी खिला देते हैं, मसालों का भी इस्तेमाल करा देते हैं, और नमकीन जिसे कहते हैं आदी बनाना। ये एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों के रोने से बाज़ बार डरने लगते हैं, या वो परेशान होते हैं, बच्चा अगर तंग करता है वो कहते हैं अच्छा ठीक है जो ये कह रहा है वो खिला दो। नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें अगर सख्ती करनी भी पड़ती है तो ये वो मैं बहुत पौधा सीधा करने वाली बात है कि इसमें थोड़ा सा आपको सहारा देना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये वक्त आ जाएगा, आप इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाएंगे, बच्चा माशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन पे। लेकिन आदी बनाना क्या, शुरू में 6 महीने से लेकर 1.5 से 2 साल के बच्चे को आप किस तरह फीड करा रहे हैं, बच्चे का आगे जाके ट्रेंड उसी तरह बनेगा। तो पेरेंट्स का ध्यान ज़रूरी है। बड़ों के हवाले से जो ध्यान है वो मैं भी उस पर जिक्र करता हूँ। ठीक है, अभी बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है बच्चों के हवाले से, बच्चों के टाइम के हवाले से, किस तरह से आप बच्चों को इंडल्ज कर सकते हैं, किस तरह से आप बच्चों को बेहतर फूड दे सकते हैं और उनको एंटरटेन कर सकते हैं फूड में भी। ये तमाम चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन और बात हो रही है बच्चों की ग़िज़ाओं के हवाले से, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बच्चों की अटेंशन के हवाले से। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, पहले पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जब बेड पे जाने से पहले एक स्टोरी टेलिंग क्या करते थे। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो पूरे दिन की स्टोरी पूछा करते थे कि आज आपने किस तरह से वक्त गुजारा, क्या किया क्लास में, किस तरह से आपने होमवर्क किया। लेकिन अब इस चीज़ का भी टाइम नहीं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर इसका? अच्छा देखें, जैसे अटेंशन की हम बात करते हैं, यही बात जहन में रखें कि 6 महीने से लेके और उसके बाद एडल्ट यानी लाइफ में आ जाए बच्चा 18-20 साल, इवन इससे भी ज़्यादा, सबसे बड़ा जो रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए वो उनके पेरेंट्स होते हैं। और हर ये जहन में रखें, ये भले चाहे वो यूनिवर्सिटी लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, प्री नर्सरीज़ हों, वो जो रेफरेंस, क्योंकि जहाँ वो टाइम गुजारते हैं ना वो आपके साथ गुजारते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना बात करना सब वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपसे डिस्कस नहीं करते, आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो एक बात जहन में, इवन बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि बच्चों को ध्यान अटेंशन चाहिए ही चाहिए। फादर्स के हवाले से मैं ख़ास तौर पे, देखिए मदर्स तो बहरहाल फिर भी घर में टाइम होता है बच्चियों के साथ भी, और स्कूल से जब आते हैं तो बाहर तो जो है वो मेल्स जो है वो ज़्यादातर जॉब्स पे ज़्यादा होते हैं। जब वापस आते हैं तो उसके बाद अगर बच्चों से आप घंटा 1.5-2 ना लगाएं स्पेसिफिकली, इसका नुकसान है। होता क्या है कि आप सब कुछ दे दें बच्चे को, अच्छी कहते हैं ना, आपने हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, लेकिन अगर आपने टाइम नहीं दिया
तो कहते हैं ना, फिर एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर कोई अर्न करने का। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे औलाद है वो हमसे बेहतर निकले, हम हर लिहाज से, तालीम के हवाले से, फ़िज़िकली देखा जाए, सेहत के हर चीज़ उसकी माशाल्लाह, हम तो हमारी उम्मीद और कोशिश और ख्वाहिश यही होती है ना कि वो बेहतर हो जाए। अब वो बेहतर कैसे हो, जब तक हम उस पर ध्यान, क्योंकि हम जहन में आता है कि अच्छा ये दे दिए पैसे, ये बच्चे ने ले लिया, ये मोबाइल हाथ में आ गया, ये चीज़ें आ गई, बस ख़त्म। नहीं, या असल में डेटोरिएशन जो है किस लेवल पे कहाँ हो जाए आपको नहीं पता। सही डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हम कॉलर भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, कौन बात करें, कहाँ से? अब्दुल कयूम जहीर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। जी जी। मेरे एक बेटा है, वो खाना खाता है तो उसके पेट में गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है। और दूसरा बेटा है और वो खाना खाता है लेकिन उसके जिस्म को लगता ही नहीं है, वो अंडरवेट है। ठीक है। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चों की? एक बेटे की उम्र 11 साल है और एक की 10 साल है। सही। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक के वेट पेट में डिफरेंस, यानी गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। अच्छा, गैस पैदा होने से क्या मुराद लेते हैं? देखिए, एक तो होता है कि एब्डोमेन बल्कि लग रहा हो, हाँ। तो आप ठीक क्या, है। आम जहन में लोगों के ख्याल ही होता है कि जी क्योंकि पेट बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है तो गैसेस की वजह से पेट बढ़ा हुआ है, ऐसे ही है? जी ये नहीं है, पेट नहीं बढ़ता, गैस खारिज होती रहती है। ठीक है। और स्मेल होती है। ओके। अच्छा, अब आप एक बात जहन में रखें कि बच्चों का जो फूड कंटेंट जा रहा है, जो ग़िज़ा वो खा रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके देखी जा सकती है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, ठीक है, दालों का और सब्जियों का, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अमूमन हैबिटरी तौर पे देखा जाए, यानी आदतन देखा जाए, बच्चों में फ़र्क आता है। कुछ बच्चे कहते हैं ना, अगर गोश्त घर में नहीं पका तो खाना नहीं खाना, और कुछ जगहों पे ये होता है कि अगर गोश्त बना हुआ तो खाना नहीं खाना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आपकी जो बच्चों की डाइटरी हैबिट्स में फ़र्क होता है, आपने इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी चीज़ तो इस्तेमाल में नहीं आ रही है रेगुलर बेस के ऊपर जो बच्चों के किसी एक स्पेसिफिक, जिसकी आप कह रहे हैं कि अगर फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी गैस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, इसका ताल्लुक मेजॉरिटी दो चीज़ों से। एक तो ये कि एसिड प्रोडक्शन जो स्टमक में हो रही है, और बाइल, अगर इसका रेशियो डिस्टर्ब होगा तो ऐसी सूरत में भी गैसेस प्रोडक्शन होगी, ठीक है, इजाफी बनेगी। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा जरासीम जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इकोलाई जिसे कहते हैं, उसकी वेरिएशन, उसकी ज़्यादती या कमी की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। तो कई लेवल्स पे चेक करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा इस हवाले से मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँ इस केस को। ठीक है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह 12 से 1 के दरमियान, तो मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ मैं से? समन बात कर रही हूँ कराची से। ठीक है, आप पूछना मेरा चाहेंगे? 8 मंथ का बेबी है और ना उसको 2 दिन से मुस्तकिल मतलब उल्टियाँ और मोशन है। इसको रात में भी बहुत तकलीफ थी, रो रहा है मुस्तकिल। ठीक है। और ये कि मैंने वैसे मदर फीड पे होता है, लेकिन मैंने चीज़ें उसको खिलाना शुरू की थी सॉलिड, जैसे दलिया है और बिस्किट दूध में डाल के जैसे देते हैं। इसके अलावा एक महीने का बेबी है आपका? 2 मंथ्स। 8 मंथ 8 महीने। अच्छा 8 अच्छा, months। 8 मंथ्स, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसको मैंने गाय का दूध स्टार्ट किया। वैसे शुरू में मतलब मैंने अभी तकरीबन 1 महीना हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा दे रही थी, दरमियान में थोड़ा गैप आया, लेकिन कल जब मैंने इसे पिलाया तो इसको वॉमिट हो गई। ठीक है। और फिर मैंने अपना फीड भी कराया था इसको, तो ठीक है। ये फिर उसके बाद से इसको मोशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल पानी की तरह मोशन हो रहे हैं, और उसके बाद फिर इसको उल्टी हो रही है, कुछ ले नहीं रहा, पानी की कोई चीज़ भी दे रही हूँ इसको तो वापस आ जा रही है। कोई परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर, एक बात जहन में रखिएगा। और इसको एक बात काटनी, सॉरी, जी, इसको जी, हल्का सा फीवर भी मुझे लग रहा है। ओके, ठीक जी, है। अच्छा, देखें, बच्चों में गैस्ट्रोएंट्राइटिस बहुत कॉमन है, यानी गैस्ट्रोएंट्राइटिस, पहले गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद एंट्राइटिस कहते हैं इंटेस्टाइन को, तो गैस्ट्रोएंट्राइटिस ये दोनों लिंक करते हैं। तो शुरू के जो सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्राइटिस में, वो वॉमिटिंग आती है। बच्चे जो है अमूमन, ये आपने जैसे कहा कि 1 साल के कम उम्र बच्चों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। बच्चों में तेज़ाबियत बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ऐसी सूरत में अभी प्रोटेक्शन की जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है जो कि तेज़ाब से बचा सके, तो ऐसी सूरत में बच्चों में गैस्ट्राइटिस ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके लिए मेडिसिन एडवाइस की जाती है, बहुत सिंपल सी है वो। मैं इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा इंशाल्लाह। वोमिटिंग तो 2-3 घंटे में इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी। जहाँ तक रह गया मोशंस का ताल्लुक,
क्यों? अच्छा, वायरल जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। बच्चे बाद मुंह में उंगली ले जाते हैं। अब ये टीथिंग का भी पीरियड बिल्कुल। शुरू हो गया है, बच्चों में सख्ती आती है, मसूड़ों में दांत निकलने का प्रोसेस होता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे बाद जरासीम भी जो है ना मुंह में चले जाते हैं, जो कि फिर ये मोशन या डायरिया जिसे आप कहते हैं या वॉमिटिंग का भी सबब बनते हैं। वायरसेस जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो गैस्ट्राइटिस यानी हाइपर एसिडिटी करते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होइएगा। ये खुद से इसमें कोई एंटीबायोटिक की ऐसा ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। सिर्फ सिंपल सी मेडिसिन है, मैंने कहा आपको इंशाल्लाह मैं एडवाइस कर दूंगा, तो बिल्कुल। 4-6 घंटे में पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकती हैं शो के बाद। डॉक्टर साहब हम बात करते हैं बच्चों के अटेंशन के हवाले से। यहाँ पे एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी, अक्सर बच्चे जो है वो ज़िद्दी हो जाते हैं, पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि उनकी हर ज़िद पूरी की जाए, तो इसमें भी मुझे बताइएगा कि क्या ये बात सही है, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर रेबेल हो जाते हैं अगर आप उनकी ज़िद पूरा ना करें। अच्छा देखें, इसमें जो है ना एक यानी हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाए जो उनकी बिसात में आती है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि बच्चों में जैसे जैसे आपने कहा कि बच्चों में ये चीज़ डिमांड करते हैं और वो हम पूरी नहीं करते, फिर बच्चा ज़िद्दी हो जाते हैं। एक और चीज़ है कि जब माँ बाप में से कोई भी एक बच्चे को अगर डांटता है जी, ये अगर बच्चे ना सुन रहे तो अच्छा है, पेरेंट्स सुने इस बात को। अगर डांटता है तो उस सूरत में दूसरे एंड से, चाहे अगर वालदा डांट रही हैं या मदर डांट रही हैं आई मीन, तो फादर को खामोश रहने से, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बच्चे अमूमन फिर वो रोते हुए उस तरफ दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ से अगर उनको दिलासा मिलता है तो फिर वो चीज़ यही वो आदत मैं जो बात कह रहा हूँ डबल, अगर डांटा जा रहा है किसी गलत बात पे या समझाया जा रहा है तो ऐसी सूरत में दूसरी तरफ से एकदम से दिलासा नहीं देना चाहिए, अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। बच्चों में फिर इसमें बिगाड़ पैदा होता है। ज़िद की जहाँ तक बात है, बिल्कुल जायज़ जो बच्चों की डिमांड्स हैं पूरी करनी चाहिए, लेकिन ब्रेक और गैप के साथ। हर दफ़ा अगर आप हाँ करेंगे कि ओके फ़ाइन, अफोर्डिंग्स हैं बहुत सारे होते हैं माशाल्लाह, अपने हिसाब से हर शख्स कोशिश करता है कि अच्छा ये मांगा ओके दे दिया। ये अब क्या होता है कि ऐसी सूरत में बात वो ऐसी चीज़ मांग रहा होता है जो आप समझते हैं कि बेहतर नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन अब आप उस पोजीशन में नहीं होते कि आप उसे मना कर सकें। तो दोनों चीज़ों का आदी भी हमें नहीं बनाना है कि बच्चों को जब हम कभी मना कर दें कि नहीं ये चीज़ नहीं, तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए, तो कभी ये चीज़ करके भी देखें। बिल्कुल, और हर बार मना भी नहीं कर सकते, इससे आपका बच्चा जो है वो ज़िद्दी भी हो सकता है। डॉक्टर साहब दोनों पहलू देखने चाहिए। डॉक्टर साहब हम बात करते हैं ग़िज़ाओं के हवाले से, तो कौन सी ऐसी बेहतर ग़िज़ाएं हैं जो हमारे बच्चों को सेहतमंद रख सकती हैं? अच्छा जी, ये कल भी मैंने काफ़ी स्टडीज़, जब मैं प्रोग्राम में बैठता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना लिटरेचर जो रेफरेंस्ड है, वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, गलत भी है सही भी है, तो कोशिश होती है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो इंतहाई रिलायबल हो, कि कल को अगर आप इवन मुझसे पूछना भी चाहें तो मैं आपको रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर हुए हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों की ग़िज़ाओं के हवाले से, आप चाहे गूगल सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, बहुत कॉमन सी के जी वेजिटेबल्स। और डॉक्टर साहब क्या हम एक कॉलर ले लें? बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से दाऊद अहमद बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, बच्चे की उम्र है 15 साल है, थका थका महसूस करता है और हर काम में यानी कि थका जब यानी कि खड़ा होता है तो उसके सर भारी भारी महसूस होता है, सुन सुन रहता है दिमाग। अच्छा, दिमागी तौर पे मतलब आप कहते हैं सुन रहता है? जी, मतलब कि थका थका हर वक्त महसूस करता है। ठीक है। वजन कितना है बच्चे का? वजन बच्चे का 50 किलो 50 kg है जी। और हाइट है 5.4। 5.4 ठीक है जी। अच्छा, और फिजिकली वैसे एक्टिव है या नहीं? आप कहते हैं मतलब भाग दौड़ खेल कूद में एक्टिव है या नहीं? बच्चा फिजिकली फिट है, कोई खेल कूद करता है या बाहर आना जाना करता है? नहीं, कम नहीं करता है, कम जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, जब हम मेंटल लेवल्स की बात करते हैं, हम जहनी तौर पे जहनी नशोनुमा की बात करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट है वो दो हैं। एक आपका फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा डाइट। अभी 15 साल उम्र है, ग्रोइंग एज है, टीन एजर्स में से है। फिजिकली अगर एक्टिव नहीं होंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी, आदी बनाते जाएंगे, बच्चा जो है वो डल होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे कल भी डॉक्टर साहब ने बात की थी कि अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं बिहेवियरल, यानी उसके बर्ताव में बहुत तब्दीली आपको महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली बेहतर ये होगा कि आप साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर या किसी न्यूरो फिजिशियन से आप ज़रूर डिस्कस करें इस चीज़ को। पीट्स के हवाले से भी हो सकता है,
ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिनल सपोर्ट नहीं चाहिए होती ऐसी सूरत में, काउंसलिंग चाहिए होती है काउंसलिंग इज़ वेरी कि वो आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ब्रेन के लिए इंडिविजुअल सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर मेडिसिन नहीं आती हैं, ये बात जहन में रखिएगा ठीक है। कि ज़रा सा मूड यूँ है तो ये वाली मेडिसिन आएगी, मूड अगर ऐसा हुआ हुआ है तो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं और जिस तरीके से आप उसको ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक तो है। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करवाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी चीज़ें कंट्रोल में और बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप जब काउंसलिंग की बात कर रहे थे, आप साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहे थे, तो लोग अमूमन कहते हैं कि हम पागल तो नहीं हैं, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों जाएं साइकियाट्रिस्ट के पास? तो इस हवाले से भी प्लीज़ कुछ बताइए कि बच्चों के हवाले से भी बिल्कुल ऐसा ही है। इवन बड़ों में भी अगर हम कहते हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए तो उनके जहन में फौरी तौर पे किसी के भी आता है कि अच्छा क्या मुझे पागल समझा जा रहा है कि मुझे कहा जा रहा है कि साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को हम तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कहा जा रहा है कि आप ब्रेक ले लें, तो हम मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। बात हो रही है बच्चों की ग़िज़ाओं के हवाले से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन। बात हो रही है बच्चों की जिस्मानी और ग़िज़ाओं के हवाले से। तो अभी हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि अक्सर कहा जाता है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएं, क्या हम पागल हैं? अगर बच्चों को भी कोई जहनी प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों को भी अवॉइड करते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, बात यही है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपकी बिहेवियरल की वजह से आती हैं, यानी आप में बिहेवियर में माइनर चेंजेस आती हैं, और ये माइनर चेंजेस को अगर आप सही करवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये बेहतर हो जाएं, ये नॉर्मल, इसका मतलब ये नहीं होता खुदा ना खास्ता कि आप पैरानॉर्मल हैं या एबनॉर्मल कोई आपके कोई स्टेटस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जैसे मेनिया है, शिज़ोफ्रेनिया की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑटिज़म आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इसका मकसद ये और जिनका ट्रीटमेंट है, जिनका ट्रीटमेंट प्रॉपर मौजूद है, तो इसमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अमूमन पेरेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि ख़ानदान में अमूमन, ताकि कहीं ये बात जो है वो डिस्कस ना हो जाए कि जी हमने अपने बच्चे को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन ही वहाँ पे एडवाइस की जाए। मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से काउंसिल करते हैं, इन चीज़ों को पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, वो काउंसलिंग करते हैं। उससे आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा बेहतर हो जाए, जो भी उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते तो आप खुद अपने बच्चे की काउंसलिंग कीजिए। आप उनसे खुद पूछिए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या मज़ीद आपको प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, खाने पीने में प्रॉब्लम है, या कोई फ्रेंड आपको तंग करे। तो आप ये खुद बातें जो है अपने बच्चों से किया कीजिए। पूरे दिन की बात आप उन्हें रात पे डिनर टेबल की टाइम पे ज़रूर पूछें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? यासिर बोल रहा हूँ, लियारी कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप यासिर साहब? हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, मैं बुखार मुझे नहीं छोड़ रहा, तो टेस्ट भी कराया, कोरोना का भी कराया, नजला का भी कराया, और सारे 7 सुथरा टेस्ट आ गए MI हॉस्पिटल पे। ठीक है। तो इसके बावजूद मुझे बुखार हफ्ता होगा नहीं छोड़ता हूँ। मैं क्लिनिक पे जाता हूँ, दवाई लेता हूँ, तो एक घंटे के लिए 2 घंटे के लिए सेट हो जाता, तो फिर से ऐसा हो जाता है। अभी हफ्ता हो गया मैं घर पे बिस्तर पे पड़ा हूँ। अच्छा, 1 हफ्ता हो गया आपको फीवर को? जी सर। अच्छा, आपने टेम्परेचर खुद देखा है कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना आ रहा है? सर ये मैंने चेक नहीं किया। एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब कभी भी बुखार की कोई कैफियत आ जाए या बुखार की अलामात आ रही हो, नहीं गर्म आप महसूस करें, तो टेम्परेचर ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि कितना फ़ीवर है और उस हिसाब में कितनी देर गैप रहा जब आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, पैरासिटामोल फॉर एग्जांपल आपने फ़ीवर कम करने के लिए इस्तेमाल की, तो कितना गैप आया। अच्छा, एक चीज़ दूसरा ये है कि आजकल अभी जो है सर सीज़न है, तो वायरल भी बहुत कॉमन है। मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, अभी कल भी मैं एक पेशेंट से बात हो रही थी, 8 दिन से फ़ीवर है, 102 103 भी फ़ीवर जा रहा है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स की भी बात की जाए, एंटीबायोटिक सपोर्ट नहीं कर रही, वायरल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वायरल में फिर ऐसा हम सिर्फ टाइम देखते हैं कि बार 10 से 14 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं वायरस में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने टेस्ट करा लिया, ये अच्छा किया, ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि कोई और वजह तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल वजह नहीं है।
फीवर में, लेकिन फीवर चेक करके ज़रूर करें। आप मेरे पास नंबर जो आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। 12 से 1 के दरमियान आप मुझे कॉल कीजिएगा, और अगर जो मेडिसिन एडवाइस करनी हो तो इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा इस हवाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के बाद। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर ली जाए बच्चों की ग़िज़ाओं के हवाले से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ग़िज़ाओं के हवाले से मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, हम पेरेंट्स ध्यान देने की बात करते हैं, वो हर एज में, मैं अपनी ही बात कर लूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े बच्चे जो हैं बेटे, अब वो अक्सर खाने के अंदर जो है उनका अभी भी होता है कि हाँ थोड़ा सा सेलेक्टिविटी आती है, तो उनको इस चीज़ को अभी भी, मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी हम ये कहते हैं कि नहीं, ये भी खाना है और ये भी इस्तेमाल करना है। तो एक तो चीज़ ये है, प्लस जंक फूड, यानी अगर वेरिएशंस की, जैसे बहुत सारे लोग कंसर्न शो करते हैं, और जब मैं यहाँ पे बात कह रहा होता हूँ तो इस वसूस से इसलिए कह रहा होता हूँ कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की हुई, एक टाइम फैक्टर लगता है। मैं एक बेटे की बात करूँ, वो थोड़ा सा आपको हेल्दी नज़र आएगा, हाइट में भी डिफरेंस है। एक जो है बहुत ही लीन थीन है, बहुत ही लीन थीन है, मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत लीन थी, लेकिन अब हम उसके लिए कहें कि परेशान होने की बात है कि नहीं ये बहुत कमज़ोर लग रहा होता है, अगर वो फिजिकली महीज है, मैकेनिकल इंजीनियर माशाल्लाह, वो फिजिकली एक्टिव है अगर, तो नथिंग टू वरी कि अब मैं उसमें परेशान हूँ कि नहीं इसका भी वेट वैसे ही हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ग़िज़ा जो है वो न्यूट्रिशनस, मैं बार बार कहूँगा, जो घर में साफ़ सुथरा अच्छा बन रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ जला कुड़ा के पकाए नहीं, ताकि उसमें उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहे, वो खिलाएं, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ जी जी, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि उनकी एज है 18 ना, ठीक है, 18 ईयर्स, लेकिन हाइट के लिए दवाइयाँ वगैरह भी यूज़ की हैं, लेकिन नहीं इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक तो है, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती है, तो काइंडली अगर कोई हल है तो। हाइट कितनी है बच्ची की हाइट तकरीबन 5 से भी शायद थोड़ी सी कम नहीं होगी जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें कि 18 इयर्स अगर एज हो गई है ना, तो अमूमन जो हमारी बोन्स के दोनों एंड्स हैं, मोस्टली वो एपिफिजियल प्लेट जो हैं उसकी क्लोजिंग हो जाती है, यानी उसके ऊपर बिल्कुल एक हार्ड ऐसी लेयर आती है जो मज़ीद अब नहीं बढ़ सकती। एक बात ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक मेडिसिन्स की बात है, मैं ये नहीं कहूँगा ना कि बहुत सारी होम्योपैथिक के अंदर क्लेम करते हैं या हिकमत के अंदर, या इवन कोई एलोपैथिक में आपको कोई एडवाइस करे, ऐसा कोई इतनी स्पेसिफिक मेडिसिन ऐसी होती नहीं। खुदा ना खास्ता बच्चियों का मामला हो या बच्चों का हो, साइड इफ़ेक्ट्स कोई ऐसी ड्रग्स के ना आए कि आप सिर्फ उसका वेट बढ़ाने के चक्कर में खुदा ना खास्ता कोई ऑर्गन मुतासर हो या किसी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है, उसको हम उससे नहीं हट सकते। एक बात। दूसरा ये कि थोड़ा सा अगर ये चीज़ अर्ली होती, जैसे 13-14 एज में भी होता है, हमारे पास 2-3-4 साल होते, तो शायद हम थोड़ा सा इस पर और ध्यान दे सकते थे कि 1 साल के अंदर पर इंच भी अगर आपका हाइट बढ़ती है 1 से 1.5 इंच तक, तो फिर हम यानी 5 साल में एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 इंच का इजाफा या 4.5। डॉक्टर साहब, क्या इनके पेरेंट्स की भी हाइट कम है? बिल्कुल, मैं जैसे कहा कि ये भी एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप पेरेंट्स में हाइट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक्सपेक्टेशन ज़रा कमी होती है कि बच्चों के अंदर या बहुत ही कहते हैं कि मिरेकली बच्चे जो हैं वो अगर बहुत टॉल हाइटेड हों, इस तरह मुश्किल होता है वैसे नॉर्मली। तो इस पे ध्यान नहीं दें। अगर फिजिकली माशाल्लाह एक्टिव है, बच्ची की हाइट अगर कम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी भी कोई भी मेडिसिन, क्या मतलब अगर एक्सरसाइज भी मैं फिजिकली कहूँगा तो आधे इंच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, बड़ी बात होगी। ठीक है, कोई इसमें क्लेम नहीं किया। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? नवीद बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा एक बच्चा, उसकी एज है 27। ठीक है, 27। उसके मोटापे के बारे में कुछ मालूमात लेनी थी। जी जी, ज़्यादा मोटा हो गई। कितना वजन है बच्चे का? वजन तकरीबन 90। ओके, 90, ठीक है, सही हो गया। और हाइट? हाइट 5 फुट 6 इंच। 5-6 के ऊपर वेट बहुत ज़्यादा है, ओबीस कैटेगरी में आता है, प्रॉपरली जो है वो ओबीस कैटेगरी में आ रहा है बच्चा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत ही मुख्तसर बस मैं ये कहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, सारी डिटेल्स लेके इंशाल्लाह मैं एडवाइस करूँगा, डाइट प्लान और दूसरी चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं आप तमाम लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आप लोग हमें देखते हैं, और आप लोग चाहें तो हमें कोई अच्छा टॉपिक एडवाइस कर सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। कल भी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी डॉक्टर
साहब की, और एक नए टॉपिक के साथ हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, या जो भी आप दीगर मसाइल आपकी बीमारी के हवाले से आप हमें पूछना चाहते हो तो आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।